हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट मैं बोलता हूँ बिहार एसआई मेंस के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार एसआई मेंस के लिए हो। ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो अभी आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी जीके पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। और इसमें हमारा कुछ सेट्स हो चुका है और आज हम लोग इसमें एक और सेट करने जा रहे हैं। लेकिन सेट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ठीक है, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए समय के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। शेर शाह से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलो एक बार स्टेटमेंट सारा देखना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है, शेर शाह अफगान वंश का शासक था जिसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। सूर्य साम्राज्य की स्थापना क्या शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था? बिल्कुल किया गया था। और शेर शाह जो है यह अफगान वंश का शासक था, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था? तो बिल्कुल सही, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां ही था। अगला है, शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था। तो क्या शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था? बिल्कुल सही है, शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था जो 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। और ये कालिंजर का अभियान आपको पता होना चाहिए कि ये एक किला था, कालिंजर का किला, उसके बाहर लगभग 6 महीनों तक ये खड़े थे, ठीक है। बार बार कोशिश कर रहे थे उस किला का दरवाज़ा तोड़ने का, खोलने का, लेकिन वो खोल नहीं पा रहे थे। 6 मंथ तक ये कंटिन्यूसली बाहर में खड़े रहे थे। और लास्ट में जब ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इनको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो बहुत कोशिश कर लिया, अब लास्ट अटेम्प्ट करते हैं बॉम्बार्डिंग करके, ठीक है। उक्का जो एक अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे थे, तोप की तरह वो था। तो हुआ क्या उसमें, जैसे इन्होंने ये फायर किया, ये दीवार है, जैसे इन्होंने फायर किया तो ये दीवार से लगकर, दीवार बहुत मजबूत था, दीवार से लगकर ये रिफ्लेक्ट होकर इनको लग गया और फिर इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये सब 1544 से शुरू हुआ था, लेकिन इनकी मौत जो हुई वो हुई 1545 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, लगभग 6 मंथ तक वो लोग कालिंजर के जो किला है उसके बाहर खड़े थे। तो 44 में चालू हुआ था और 45 तक ये सब चला था, ठीक है। ये सारे स्टोरीज आपको क्लियर रहने चाहिए। अगला क्या है, शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/6 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। अगर ऊपर का तीनों स्टेटमेंट सही है तो यही स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/6 भाग नहीं लिया जाता था, 1/3 भाग लिया जाता था लगान के रूप में शेर शाह के समय में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना है आपको कि शेर शाह कब गद्दी पर कब बैठा, दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा शेर शाह? तो ये बैठा था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था, किसके साथ? तो हुमायूं के साथ। कौन सा युद्ध था ये था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध हुमायूं को गद्दी से उठाने के लिए था और शेर शाह को गद्दी पर बिठाने के लिए था। अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं के निर्वासित जीवन से पहले इन्होंने आखिरी जो लड़ाई है वो कौन सी लड़ी थी, तो वो हो जाएगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसके बाद इन्होंने निर्वासित जीवन जिया था और हुमायूं वापस फिर 1555 में आए थे, ठीक है। वो हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ भी शेर शाह पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता रहना चाहिए। 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने राज किया और 1545 में इनके डेथ के बाद इनका जो पुत्र है, ठीक है, उसका नाम था जलाल खां, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है आपको, उस पर आपको विचार करना है। अकबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट। पहला है, अकबर का जन्म 1546 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। दूसरा है, सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया था। तीसरा है, जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की थी।
और चौथा है अकबर ने खुद को हरम दल से 1562 में पूरी तरह से मुक्त कर लिया। अब आप बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा सही आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक ऐसे टॉपिक से है जिसके बारे में आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो। तो आज अकबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है सी, यानी 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट अकबर का जन्म 1546 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। अकबर का जन्म 1546 में नहीं 1542 में हुआ था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है सरहिंद युद्ध के साथ हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया, तो ये सही था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी ऊपर आपको बताया 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। अगला है जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 13 वर्ष पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी उम्र 13 वर्ष थी, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने खुद को हरम दल से 1562 में पूरी तरह से मुक्त किया। ये हरम दल क्या था? तो देखो अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो ये बहुत कम उम्र का था, तो इसके संरक्षक एक तो बैरम खां थे ही, लेकिन इनकी जो संरक्षिका थी, ठीक है, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, और इनकी माँ थी, फिर इनकी वाइफ्स थी, ठीक है, तो वाइफ्स तो बाद में आई, लेकिन उस वक्त एक ऐसा सिचुएशन बन गया था ना कि ये अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें महिलाएं शामिल थी, ठीक है, तो इसी को हरम दल या पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो जब अकबर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो 1562 में जाके इनको लगा कि ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है और मेरे आगे के डेवलपमेंट में ये अड़चन है, तो इन्होंने अपने आप को 1562 ईस्वी में पूरी तरह से हरम दल से मुक्त कर लिया, ठीक है, तो आपका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अकबर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं अभी बता देता हूँ। अकबर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन खां, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको बदरुद्दीन भी मिलेगा। अब जलालुद्दीन नाम था या बदरुद्दीन नाम था, ये आपके लिए कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो दोनों नाम था। बचपन में जब ये पैदा हुए थे इनका नाम बदरुद्दीन रखा गया था, और जब खतना होना था, ठीक है, तो खतना के समय में इनके पिताजी के द्वारा इनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कर दिया गया था, ठीक है, तो जलालुद्दीन इनका नाम खतना के समय पड़ा था, उससे पहले इनका नाम बदरुद्दीन ही था, ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे के एग्जाम में थोड़ा सा डाटा ज़्यादा देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां इसके संरक्षक थे, ठीक है, और ये गद्दी पर बैठे कब? तो 1556 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे, जो पानीपत का दूसरा लड़ाई था उसके साथ। किसके साथ हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई? तो हेमू और अकबर के बीच में अकबर की तरफ से बैरम खां ने लड़ाई की थी, ठीक है। अब कुछ ईयर्स है जिसके बारे में आपको डाटा क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1562 सबसे पहले मैं बताता हूँ। 1562 में इन्होंने हरम दल से खुद को अलग किया, ठीक है, और दास प्रथा को खत्म किया। कहीं अगर नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दास प्रथा को खत्म कब किया? 1562 में। 1563 में इन्होंने तीर्थ कर को खत्म किया। कौन सा कर? जो तीर्थ कर लगता था वो इन्होंने 1563 में खत्म कर दिया। इसके बाद है 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद फतेहपुर सिकरी का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण इन्होंने 1571 में करवाया था, ठीक है। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? फतेहपुर सिकरी शहर था, ठीक है, और इबादत खाना का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? तो 1575 में। तो फतेहपुर सिकरी हो गया 1571 और इबादत खाना हो गया 1575, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना ये कब किया था? तो 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और इलाही संवत कब चलाया था? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ था, लेकिन इलाही संवत 83 में चलाया गया था इनके द्वारा, ठीक है। ये दोनों क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज मत करना। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1605 में, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना जो मैंने बताया आज इतना याद रखो, काफ़ी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है?
तो सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगन, आपको बताना है ये किस प्रदेश में है, जल्दी बताओ किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगन है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कौन सा एक ऐसा इसमें उत्पादन है जिसका सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था, तो वो है कपास, ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। अब इससे रिलेटेड मैंने सब चीज बताया हुआ है, जल्दी से बताओ 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 2003 में जोड़ी गई थी इन चारों में से, जल्दी बताओ कौन सी भाषा है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपका सही आंसर है संथाली, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपका रिकॉल हो जाए और इसको याद कर लेना, ठीक है। 21वां, 71वां और 52वां, इसको मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 52वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। ये 3 संविधान संशोधन हो गया। 21वां में सिंधी, 71वां में कौन कौन सा 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 52वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा, कौन कौन सा, डोगरी, संथाली, मैथिली और कौन सा था, और एक भाषा कौन सा था, बोडो, ठीक है, बोडो। तो ये 4 भाषा जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन में, तो यहाँ पे आपका आंसर संथाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है ये, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह जो बेसिक एजुकेशन है वह मातृभाषा में यानी मदर टंग में दे। तो कौन सा अनुच्छेद है वो, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 350A, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। तो यह सबसे पहले प्रमाणित किया गया था A.E. गैरॉड के द्वारा। किसके द्वारा, A.E. गैरॉड के द्वारा। अब जैसे ही आप अनुवांशिक देखते हो आप ग्रेगर मेंडल को मारने का कोशिश करते हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, ठीक है। आपको देखना है कि मानव रोग को अनुवांशिक के तौर पर नियंत्रित होते हुए इन्होंने साबित किया था, ना कि अनुवांशिकता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रोग, ठीक है, रोग अनुवांशिक हो सकता है, ये किसने बताया था, ये बताया गया था A.E. गैरॉड के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, जल्दी जल्दी अपने दिमाग में इसको स्टोर करते जाओ, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कौन सा बीमारी हेरिडेटिकल है ये आपको बताना है। कौन सा बीमारी है, ल्यूकेमिया और रक्तता और अल्केप्टोनूरिया, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा अल्केप्टोनूरिया। अगला क्वेश्चन है सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बायो से, जल्दी बताओ। सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, ये तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अपने प्रारंभिक समय में सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन वो अवस्था कौन सा है, कौन सा अवस्था है, वो है युग्मनज। अब देखो ऑप्शन है अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु और शुक्राणु कोशिका। तो जब युग्मनज बनता है यानी जायगोट बनता है तब हम उसको जीव का प्रथम स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु है यानी स्पर्म है, इसको तो हम जीव नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक ये अंडा के साथ फ्यूज ना कर जाए तो एक जीव का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये सब को हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन जैसे ये जायगोट बनता है तो वहां से आपका लाइफ का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, यानी जीव को हम उसको बोल सकते हैं प्रथम स्टेज जीव का, ठीक है। तो आपका सही आंसर युग्मनज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का अब आरंभकर्ता किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, ये माना जाता है सैमुअल स्लेटर को।
किसको? सैमुअल स्लेटर को माना जाता है संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है? अगर आर्थिक रूप से वहां पे विकास हो रहा है, किसी भी इकोनॉमी में आर्थिक रूप से विकास हो रहा है, तो उसके साथ ये जरूर आएगा। वो कौन सा है? वो है मुद्रास्फीति। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से इसको एक बार समझाया हुआ है कि मुद्रास्फीति ये गलत चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा चीज है, लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये बुरा है। ठीक है, हर एक चीज को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है और किसी भी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पे हर चीज कंट्रोल्ड रूप में होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति जब तक कंट्रोल्ड रूप में है तब तक ठीक है। अगर मुद्रास्फीति नहीं होगा तो वहां पे नए रोजगार बहुत ही रैपिडली नए रोजगार का सृजन भी नहीं होगा, मार्केट में पैसे बहुत अधिक नहीं आएंगे। तो इसके लिए मुद्रास्फीति जरूरी है, पर जब ये हाथ से बाहर हो जाता है तो ये इकोनॉमी के लिए गड़बड़ क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ समिति का संबंध इनमें से किससे है? वैद्यनाथ समिति का संबंध जल्दी बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चंस है, जल्दी से आंसर करते जाओ। किससे है? उधार देने वाली ग्रामीण सहकारी निकाय से संबंधित था वैद्यनाथ समिति। किससे संबंधित था? उधार देने वाली ग्रामीण सहकारी निकाय से। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टी से आपका भारी भरकम स्टेटमेंट्स है जो आपको बताना है, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या है? पहला है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, बांगर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और खादड़ जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, जलोढ़ मिट्टी को स्थान विशेष पर कांप मिट्टी और डेल्टाई कही जाती है। तीसरा है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। चौथा है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। जल्दी बताओ। देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने खुद बनाया हुआ है और अगर ये क्वेश्चंस आप लगा लेते हो तो एग्जाम में आपका यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनाने का मतलब ही वही होता है कि आपका एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए जाएं। और एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड भी अब बढ़ चुका है। अभी आप जो मेंस एग्जाम देने जाओगे या कोई भी एग्जाम देने जाओगे, आपको 4 से 5 क्वेश्चन अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी 2, 3, 4। अब ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चों ने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि पहला स्टेटमेंट है क्या। उन्होंने पहला स्टेटमेंट को सही ही मान लिया होगा, है या नहीं वो अलग बात है, उन्होंने मान लिया होगा। क्योंकि बांगड़ और खादड़ वो जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का 2 रूप है, बांगड़ और खादड़, तो सही ही होगा। ध्यान से देखो भाई, बांगड़ जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये स्टेटमेंट भाई यहाँ पे गलत हो गया है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादड़ जो है इसको नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप इंटरचेंज करोगे तभी आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। तो याद रखना है, बांगड़ ये नई मिट्टी है, बांगड़ पुरानी मिट्टी है और खादड़ जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके साथ ही आपको और याद रखना है कि इसका जो भारत में अगर हम लोग क्षेत्र देखें या पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, भारत का तो छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में जो जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ भूमि का हम लोग बात करेंगे तो वह आपका है गंगा सतलज मैदान। कौन सा है? गंगा सतलज मैदान। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक जो जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है वो है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर और आई क्या है? कुछ नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, विलियम टेलर किस राज्य से जुड़े थे ये बताओ। 1857 के विद्रोह के समय में विलियम टेलर किस राज्य से जुड़े थे? जल्दी से बताओ, किस राज्य से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बिहार से। ठीक है, उस वक्त 1857 के समय में विलियम टेलर जो थे ये पटना के कमिश्नर थे। कौन थे? पटना के कमिश्नर थे। और 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में इन्होंने जो विद्रोह हुआ था इसको दबाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के संप्रदाय या जाति के बारे में न पूछे, यह किसका वाक्य है? किसने कहा है जाति ना पूछो? क्या था स्टेटमेंट में? भूल गया। जाति ना पूछो, कुछ इसी तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के संप्रदाय या जाति के बारे में ना पूछो।
हाँ, जाति ना पूछो कुटुंब से, ऐसे ही स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। तो किसका है ये, यहाँ पे बताओ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है रामानंद का, ठीक है। रामानंद ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के संप्रदाय या जाति के बारे में उनसे नहीं पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ही गति के साथ एक ही दिशा में चलती हुई दो निकायों की सापेक्ष गति क्या होगी। अगर एक ही गति के साथ एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, दो सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा इसका रिलेटिव स्पीड। अब देखो, अगर एक ही गति के साथ एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका रिलेटिव गति जो है, रिलेटिव स्पीड जो है वह शून्य हो जाएगा। ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अब दिमाग एक्टिव भी करना होगा, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकते हैं। देखो सिंपल सा है, ये भी यहाँ मूव कर रहा है, ये भी यहाँ मूव कर रहा है। अगर कोई एक दूसरे से आगे निकलेगा नहीं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इन दोनों का रिलेटिव स्पीड 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता मुख्य रूप से निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या, पिछले वाले सेट में भी शायद ये आया था। आपका आंसर होगा उत्पादक और उपभोक्ता पर, ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या लोहे की तुलना में अधिक है। जल्दी बताओ, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, तो किसका एटॉमिक नंबर लोहे की तुलना में अधिक है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत सारा चीज़ों को जानने का प्रयास किया गया है। इन सभी का जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलो एक बार देख लेते हैं कौन सा अधिक है। सबसे पहली बात, लोहे का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो लोहे का अगर बात करें इसको Fe लिखते हैं हम लोग, और इसका परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है। मैग्नीज, इसका सिंबल है Mn, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे सिंबल पूछ लिया जाता है और आप वो भी गलत करके आ जाते हो। तो मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का जो परमाणु संख्या है वो है 25। अब एक कोबाल्ट का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट करते जाओ। ये है 27। कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का होगा 20। क्रोमियम का कितना होता है, ये होता है 24। 6th ग्रुप का पहला एलिमेंट है क्रोमियम, ठीक है, इसका होता है 24। तो आपका 26 से ज़्यादा किसका हुआ, कोबाल्ट का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। बस परमाणु संख्या सबका अगर आता है तो आप आसानी से करके निकल जाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आगे करते हैं सभी दूसरे प्लेयर से। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी हैं। अब बहुत सारे को तो ये लग रहा होगा कि अरे सर ने ये क्या पूछ लिया, विजय सिंह है तो भारत ही होगा। ये गलत है मेरे भाई, अगर पूछा है मैंने तो कुछ तो रीज़न होगा। तो विजय सिंह फिजी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, फिजी के, और ये एक गोल्फर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श द्रव्य की सयानता कितनी होती है। सयानता यानी विस्कोसिटी। किसी आदर्श द्रव्य का अगर हम लोग विस्कोसिटी का बात करेंगे तो वो कैसा होता है, कैसा होता है, वो शून्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, यानी इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इन शॉर्ट आपसे यही पूछा जा रहा है। तो क्या होगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर होगा कैथोड किरणें यानी कैथोड रेस, ठीक है। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, ये सभी जो हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन कैथोड रे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है, तो कौन सा गैस है वो गैस है आर्गन, जिसका अनुपात वायु में सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके द्वारा दिया गया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो बेस रखा गया था वो रखा गया था बढ़ते हुए एटॉमिक वेट, यानी क्या हो गया, परमाणु भार के बढ़ते संख्या में इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। और ये संभवतः 1865 ईस्वी में इन्होंने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, किसने, न्यूलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है प्लेनीमीटर, ठीक है। प्लेनीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है क्षेत्रफल नापने के लिए
किस पर? तो नक्शों पर। अगला क्वेश्चन है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? जल्दी बताओ, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? कौन था? तो आंसर कोई गलती से भी नील आर्मस्ट्रांग करके मत आना, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति था बज एल्ड्रिन। कौन था? बज एल्ड्रिन, जो चांद पे उतरा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नागा अर्जुन बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य मार देते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नहीं है। कौन सा है? नागा अर्जुन बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला ऑटोमोबाइल बनाया था? तो पहला ऑटोमोबाइल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कार्ल बेंज के द्वारा। बेंज कंपनी आप जान रहे हो, इसने पहला जो कमर्शियल पर्पस का ऑटोमोबाइल है वो बनाया था 1885 में। इससे पहले कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जो कमर्शियल पर्पस से और एक परफेक्ट जो ऑटोमोबाइल इन्होंने बनाया, ठीक है, वो पेट्रोल बेस्ड था, पेट्रोल या गैसोलीन बेस्ड था, वो इन्होंने 1885 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? आर्यभट्ट जो हमारा यानी भारत का पहला सैटेलाइट था, इसको कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ से छोड़ा गया था? इसको कास्पुतीन यार से छोड़ा गया था। कास्पुतीन यार ये कहाँ है? ये है रूस में, ठीक है। रूस में कहाँ से छोड़ा गया था? कॉस्मोस। कास्पुतीन यार ये कॉस्मोस 3M रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन था। 3M रॉकेट, कॉस्मोस 3M रॉकेट। तो 1975 में कास्पुतीन यार से कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। किसको? तो आर्यभट्ट को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जल्दी बताओ कौन सी है? तो वो है दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, फिर इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया, और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताओ, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी भारत में कब चली थी? तो ये तो आपको पता है 1853 में चली थी, लेकिन कब? तो अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है, मुंबई टू थाने। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? यानी आपको उस जो स्पेसशिप है, ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। स्पेसशिप और रोबोट या मिशन आप बोल सकते हो, जिसने शुक्र ग्रह का अन्वेषण किया, यानी शुक्र ग्रह पर रिसर्च किया। तो कौन है वो? वो है मैगलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बिहार में? ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित सर्वाधिक गर्म जलकुंड का नाम क्या है? सबसे अधिक गर्म जलकुंड जो बिहार में स्थित है उसका नाम आपको बताना है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ब्रह्मकुंड, ठीक है। ये ब्रह्मकुंड कहाँ है? ये राजगीर में स्थित है, और इसका टेम्परेचर लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जारी ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है? तो जनवरी 2020 में ग्रीनपीस इंडिया का रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? कौन सा है? यह है आपका झरिया, जो झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है? सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का रैंक बताना है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें भारत का रैंक है 76वां, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। स्टार्टअप के पोषण नहीं होगा, यहाँ पे प्रोत्साहन होगा। ठीक है, देश में नवाचार और स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है, एक मजबूत इन्वायरमेंट बनाना है। इसके लिए एक स्टार्टअप सलाहकार परिषद की गठन हुई है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये आपको बताना है। क्लियर है, जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है पीयूष गोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने कहाँ जनवरी 2020 में एक संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन में भाग लिया। सहयोग काजिन, इस नाम का अभ्यास किया गया भारत और जापान के तटरक्षकों के द्वारा। आपको बताना है ये अभ्यास कहाँ हुआ था। ये अभ्यास हुआ था चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था जम्मू में। कहाँ किया गया था? जम्मू में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया या क्या जाएगा। ठीक है, क्या गया आप याद रखो। तो 29वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, जल्दी बताओ किसको किया गया है। ये क्या गया है? वासुदेव मोही को। किसको क्या गया है? वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही एक सिंधी भाषा के राइटर हैं। ठीक है, और इनके कलेक्शन चेकबुक के लिए, ये भी आपको याद रखना है, किसके लिए? चेकबुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान 29वां से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 में शंघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुख की 19वीं परिषद की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको कंफ्यूज मत करना। अच्छा चलो, सबसे पहले आप आंसर दे लो। एससीओ की सरकार के प्रमुखों की 29वीं परिषद की मेजबानी कौन करेगा? कौन? 29वीं नहीं, 19वीं। कौन करेगा? ये करेगा भारत। ठीक है, देखो एससीओ के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, मैं बता देता हूँ। एससीओ 5 के नाम से इसका गठन किया गया था 1996 में। अगर एससीओ 5 आपसे पूछा जाए तो 1996 होगा, लेकिन एससीओ का वर्तमान स्वरूप जो है वह 2001 से हमारे सामने है। ठीक है, और इसमें जो इंडिया और भारत शामिल हुआ है वो 2017 में शामिल हुआ है। ये 2 पॉइंट्स हैं जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन इसके मेंबर हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर्स इसके हैं। ठीक है, अब जो आया दूसरा बात वो है कि इसका जो सम्मेलन होता है यानी समिट जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है हेड्स ऑफ स्टेट्स और दूसरा होता है, क्या होता है? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे दोनों में से कोई भी अगर पूछेगा और आप इसको मिक्स कर दोगे तो आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए आपको दोनों को याद रखना है, हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट्स का अगर बात करें तो अभी जो इससे पिछला हुआ था यानी 2019 में हुआ था, ये हुआ था आपके बिश्केक में। ठीक है, जो किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, ये हुआ था 2019 में, और 2020 में रूस में। ठीक है, रूस के सेंट पीटरबर्ग में। ठीक है, 2020 का हुआ। ठीक है, ये था हेड्स ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का अगर बात करेंगे तो ये जो 2019 का हुआ ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये आयोजित हुआ था। और 2020 का जो प्रपोज्ड है वो है इंडिया। ठीक है, अब 2020 का हेड ऑफ स्टेट्स पूछेगा तो आपका हो जाएगा रूस, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछेगा तो आपका हो जाएगा इंडिया। आई होप कि ये अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको तो ये क्लियर अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप गलती आसानी से कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लियर करना जरूरी था। देखना क्या पूछा गया है। यहाँ देखो पूछा गया है सरकार की प्रमुखों की बैठक यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया है, और ये होगा भारत में। और 2017 में भारत के ज्वाइन करने के बाद ये पहला अवसर होगा जब इंडिया इसको होस्ट करेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में समलैंगिकता के प्रति दृष्टिकोण पर एक लेख के लिए किसने मीडिया 2019 में एक्सीलेंस के लिए लिखो पुरस्कार जीता है? तो मीडिया 2019 में एक्सीलेंस के लिए लिखो पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? उनके एक लेख के लिए जो समलैंगिकता पर आधारित था, तो वह है रुक्मिणी एस। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है लिखो पुरस्कार 2019 से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का विषय क्या है? NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 इसके दूसरे संस्करण का विषय क्या था? इसका विषय था टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस, ये था इसका विषय। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थता के जरिए तय किए गए विवादों को कानूनी दर्जा देने के लिए एक मसौदा कानून बनाने के लिए गठित एक पैनल का प्रमुख कौन होगा? जल्दी बताओ कौन होगा? तो ये होंगे निरंजन भट्ट। कौन होंगे निरंजन भट्ट? तो मध्यस्थता के जरिए जो विवाद हैं उनको कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा, उसके हेड ये होंगे। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में निम्नलिखित में से किस राज्य को दक्षता लक्ष्य पर मापदंडों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा की गई है और इसमें से किस राज्य को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 18वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एशियाई प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 18वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एशियाई प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है कैसल ऑफ ड्रीम्स। कैसल ऑफ ड्रीम्स ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? SK सैनी, ये हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। और प्रमुख कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरवाना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में रॉकी जॉनसन का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, यानी किस फील्ड से संबंधित थे? रॉकी जॉनसन बहुत ही फेमस रहे हैं अपने टाइम में और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। आपको बताना है ये किससे थे? तो ये थे एक रेसलर, यानी कुश्ती से ये संबंधित थे और ये कनाडा से बिलोंग करते थे, कनाडियन रेसलर थे। ठीक है, और इनका 2020 जनवरी में निधन हो गया। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी आपने एंजॉय किया होगा और अभी तक अगर आपने अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, ताकि हमारे फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ सके और आप सब लाइव टेस्ट दो। जब लाइव टेस्ट सबको मिल के देते हो तो फिर मज़ा आता है आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।